हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मैट। हमने हमारी लास्ट वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जाना था। आज हम हमारी वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि इन दोनों के बीच में हम समझेंगे कि कैसे इनके पीछे एक स्टेटमेंट कहा गया है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके बारे में ही आज हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है और कैसे एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसे दो टाइटल के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे फर्स्ट मेन होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, यानी कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट आता है कोर्ट द्वारा प्रवर्तन, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन न होने की दशा में उसका प्रवर्तन कोर्ट द्वारा कराया जा सकता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब कब होता है। सबसे फर्स्ट है प्रस्ताव व स्वीकृति के द्वारा पक्षकारों के बीच एग्रीमेंट हो। सेकंड है एग्रीमेंट उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाए जो कि अनुबंध के योग्य होते हैं। थर्ड है उनकी सहमति स्वतंत्र रूप से ले ली जाए। फोर्थ है प्रतिफल दिया जाए। फिफ्थ एग्रीमेंट व्यर्थ डिक्लेयर ना किया गया हो। और सिक्स्थ एंड लास्ट होता है एग्रीमेंट लिखित और रजिस्टर्ड हो। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ओनली एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा और साथ में एग्रीमेंट भी कहलाएगा। इससे एक चीज़ क्लियर है कि बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं किया जा सकता है। एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझा जाए तो जैसे कि राम ने अपना एक मकान 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव श्याम को दिया। अब श्याम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी कि दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। श्याम को 5 लाख रुपए के प्रतिफल के रूप में राम से मकान प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन यदि राम अपने प्रस्ताव की पूर्ति नहीं करता है तो श्याम को यह अधिकार है कि वह उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें वैधानिक उत्तरदायित्व। प्रत्येक एग्रीमेंट पक्षकारों के बीच वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित नहीं करता है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट वैधानिक काम के लिए नहीं होते हैं और कुछ अवैधानिक काम के लिए भी होते हैं। यदि काम वैधानिक है, जैसे राम ने श्याम से उसका मकान 5 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट किया, तो वैलिड एग्रीमेंट होगा और इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाएगा। लेकिन यदि राम श्याम से एग्रीमेंट करता है कि वे दोनों एक ज्वेलर्स की दुकान पे जाकर चोरी करेंगे और जो भी चोरी किया हुआ माल है उसको आधा आधा बांट लेंगे, तो ये एग्रीमेंट जो है वो व्यर्थ कहलाएगा और कानून द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि उनके खिलाफ इस काम को लेके उनको सज़ा मिल सकती है। इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट पक्षकारों के बीच वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करते हैं, उनमें यदि कोई पक्ष अपने दायित्व नहीं निभाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रवर्तन कोर्ट द्वारा कराया जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, यानी कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब इसमें सेकंड मेन हेडिंग आती है सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, यानी कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने समझा ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, उसमें हमने 2 पॉइंट जाने। सबसे फर्स्ट न्यायालय द्वारा प्रवर्तन और सेकंड उसमें जाना है वैधानिक उत्तरदायित्व। अब हम जानते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट इसमें आता है सामाजिक एग्रीमेंट, यानी कि सोशल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से मतलब ऐसे एग्रीमेंट से है जो पक्षकारों के बीच केवल एक सामाजिक संबंध को स्थापित करने और उन्हें डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझे तो गोकुल मुकुल को अपने यहाँ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, जिसे मुकुल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन किसी रीज़न से मुकुल गोकुल के यहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण गोकुल का जो सारा सामान था वो वेस्ट हो जाता है। पर यहाँ गोकुल मुकुल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि यह तो एक सोशल एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य उसे वैधानिक रूप से अप्लाई करना नहीं होता है। सेकेंड आता है पारिवारिक एग्रीमेंट, यानी कि फैमिली एग्रीमेंट। फैमिली में रहने वाले मेंबर्स के बीच फैमिली इश्यूज के लिए किए गए एग्रीमेंट फैमिली एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये भी केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, क्योंकि इनका उद्देश्य भी क्या होता है, वैधानिक कार्यवाही करना नहीं होता है।
थर्ड आता है अनुबंध करने की क्षमता न रखने वाले पक्षकारों के द्वारा किए गए एग्रीमेंट। वे एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों के द्वारा किए जाते हैं वे भी केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 के अनुसार अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, ये सभी जो हैं अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। फोर्थ आता है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए एग्रीमेंट। एक वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों पक्षों के बीच सहमति से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट ही रह जाता है। फिफ्थ होता है राजनीतिक एग्रीमेंट यानी कि पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे एग्रीमेंट करना पड़ते हैं जो कि केवल एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इनका जो मेन एम रहता है ये वैधानिक रूप से उसे एग्जीक्यूट करने का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अदर स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विधायक को मंत्री की पोजीशन देने का वचन दिया जाता है और बाद में उस विधायक को मंत्री की पोजीशन नहीं दी जाती है तो यह एग्रीमेंट केवल पॉलिटिकल एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा, क्योंकि विधायक अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई है, जैसे उसे अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है तो वह उसके विरुद्ध कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता है। एक आती है दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसमें आता है अधिनियम की धारा 5 के अकॉर्डिंग दहेज लेने और दहेज देने दोनों के लिए ये जो सभी एग्रीमेंट किए जाते हैं इनके बीच ये भी सब वेस्ट होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। इन शॉर्ट यह कहा जा सकता है कि 100% यह सही है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस जाना और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।